प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब एक हुकूमत बनाने जा रही है। उनके सरबराह इमरान खान साहब वजीर आज़म नामजद होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी इजलास कायम होने को जा रही है, जहां यही अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। लेकिन साथ में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतहाई अहम हामी हैं, जिनमें से 4 पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खड़ी है। हालांकि एक मुश्तरका मेमोरेंडम पे दोनों सियासी जमातों के सरबराह ने साइन भी किया, दस्तखत भी किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत अब फ़िलहाल कमज़ोर लग रही है रीसेंट डेवलपमेंट्स की रोशनी में। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बीच बयानबाजी के बाद उसके अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे जो एकदम से मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ भी बयानिया मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से देखने को मिल रहा है, और साथ में जो ज़िला दयामिर में एक वायलेंस की लहर भी देखने को मिली, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का भी एक अहम बयान सुनने को मिला। जनाब बाकिर साहब, काफ़ी एक पैक्ड शो है आज, लेकिन अगर हम शुरू करें सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या जो उसकी एक प्रीवियस इटरेशन थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब कि कभी ट्रेजरी बेंचेस से दूर नहीं रहती, हमेशा मरकज़ के साथ इत्तेहाद कर लेती है और फिर उसके बाद कराची शहर की एक अहम तरीन हुकूमत चलाने का वो किरदार अदा करती है। लेकिन इसके 2 सर ब्लिप्स थे। एक 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब आई थी, और फिर उससे पहले 1997 में, तब आपको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एकदम से उसमें एक तरह की आपको इंस्टेबिलिटी नज़र आई। इस बार उन्होंने कुछ अब पैच टुगेदर कर लिया, हालांकि जो यकजहती थी उसका क्या नतीजा था वो सब ने 2018 के इंतखाबात में देख लिया। लेकिन उसके बावजूद सर अभी फैसल सब्जवारी साहब जो राब्ता कमेटी के रुकन हैं, और जो आरिफ अलवी साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सिंध चैप्टर के सदर हैं, उन्होंने जुमे के दिन एक 9 नुकात का जॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने उस पर दस्तखत किया था, और उसमें बहुत सारे अहम नुकात थे। वो अगर आपकी इजाज़त के साथ हम ज़रा जो मोटी मोटी बातें वो ज़रा रिव्यू कर लें। उन्होंने कहा था कि कराची ऑपरेशन पे एक पूरा रिव्यू होना चाहिए, उसके जो भी लॉजिस्टिक्स हैं उस पर भी रिव्यू होना चाहिए, जो 2013 के बाद से एक अस्करी कार्रवाई की जा रही है कराची शहर में उसके मुतालिक। साथ में उन्होंने ये भी फरमाया था कि जो सेंसस के मुतालिक एक रेजोल्यूशन पास की थी कौमी असम्बली ने, उस पर अमल दरामद पूरी तौर पे होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तकर्रियों को आपको मेरिट की बुनियाद पे करना चाहिए। और जो एक अहम नुक्ता है बाकिर साहब, और वो मेरे ख्याल से उसी वक्त ही रबट हो गया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिन्होंने अपना वक्त भी दिया हमें इस शो पे, उन्होंने फरमाया था कि कराची शहर में कराची शहर नहीं सर सिंध सूबे में आपको नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहिए। अब क्या उनका इशारा नए सूबों की तरफ था कि क्या था, उसको रिबट कर दिया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने, ये कहते हुए कि ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं इख्तियारात की तकसीम के ज़रिए और ज़िमनी हुकूमत के ज़रिए, लोकल गवर्नमेंट्स एंड डिवोल्यूशन। लेकिन सर अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कुछ बयानबाजी सामने आई है, फैसल सब्जवारी साहब के भी कुछ बयानात आए हैं जिसकी वजह से ये जो अलायंस है जिसको जुमा 8 दिन हुए वो शायद ख़तरे में है। जनाब असद, असल में आपने जैसे देखा होगा कि पीटीआई के पास वो जो नंबर्स हैं, जो 172 का मैजिकल फिगर है, वो पूरा करने में वो स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से उसको बहुत से इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ी। एमक्यूएम भी है, जीडीए भी है, पीएमएलक्यू भी है, और छोटी छोटी जमातें और इंडिविजुअल्स भी हैं, जहाँ पे एक सबसे अहम आपने जैसे जिक्र किया था एक इत्तेहादी है अवामी मुस्लिम लीग, जिनकी एक नशिस्त है और वो भी उनके लिए अहम है। लेकिन जहाँ सारी दुनिया में ये इस तरह के अलाइंसेस बनते हैं, लेकिन जो एमक्यूएम के साथ है वो कुछ थोड़ा सा मुझे शेकी लग रहा है। अच्छा। और अगर आप एमक्यूएम की थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखें तो हमेशा से वो नाराज़ होते और राज़ी होते रहते हैं, तो ये थोड़ी सी, लेकिन एक स्केयर है एक रात पहले कि इमरान खान को उनकी पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नामजद करने जा रही है। और ये इस तरह से शुरू हुआ कि पीटीआई के एक लीडर ने कराची में कहा कि हमने तो ये मजबूरी में इनके साथ इत्तेहाद किया, तो दूसरी तरफ से जवाब आया कि फिर आकर हमें बताएं कि वो मजबूरी क्या थी। बहरहाल जैसे आपने जिक्र किया कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ जो मेरी नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा एक फेस सेविंग थी। अच्छा, अब जब अगर वजूहात की बात की जाए तो आपको असद याद होगा कि
कराची में खाला हैं जो सियासी रिश्ते कराती हैं, लेकिन उनके रिश्ते कोई ज़्यादा पायदार नहीं होते। MQM की और PSP का भी कराया था। इन्हीं खाला के बारे में सर यही सुना है कि वो रिश्ते शायद 1-2 दिन तक ही चलते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो वो अब देखें ना, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इनका 3 तारीख को और आज हम 2 दिन ही हुए हैं, तो फिर इसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई। बहरहाल MQM की एक हिस्ट्री है, आपको याद होगा आज से 30 साल पहले जब MQM ने पहली दफ़ा इलेक्टोरल उस पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया तब उनकी इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ऑर्गेनाइज करके अपना शेयर लिया था गवर्नमेंट में। 1988 की बात है, तो तब भी उनकी मुश्किल अलायंस 1 साल ही चल सका था। और अब ये MQM पाकिस्तान की भी पहली इलेक्टोरल एंट्री है, तो एक थोड़ी सी उसमें ममासलियत पाई जाती है। तो और जब ये 2008 और से 13 में पीपल्स पार्टी कहलाई थे, तो आपको मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी बसा औकात माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती थी। तो ये मसाइल चलते हैं। एक पीस ऑफ एडवाइस है PTI के लिए कि जब आप खुद मुश्किल में हैं और आप खुद कह रहे हैं कि हम मजबूरी के तहत MQM की तरफ गए थे, तो ज़रा सा अगर ज़बान को कंट्रोल किया जाए और इससे कि खामखा नाचाकी और ना पैदा की जाए, तो उनकी अपनी हुकूमत का इंटरेस्ट होगा। जो दूसरी जानिब जो वो कह रहे हैं, और मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ सर, एक तो जो आपने कहा कि शायद ज़ुबान को लगाम देना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं, जब आपने देखा होगा कि ये पुराने क्लिप्स फिर से सर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब, और ये मेरे ख्याल से उनके क्रेडिट में जाता है, उस माइनॉरिटी में थे जो फिर भी कहा करते थे जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट होती थी, नॉट MQM पाकिस्तान, कि एक शख्स है जिसकी वजह से कराची शहर में आपको ये बदअमनी देखने को मिलती है, और उसकी वजह से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। इमरान खान साहब को कहा जाता था कि जी आप कराची शहर ना आएँ। आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM के मुतालिक कहती थी, जो ऑल थिंग्स सेड कराची शहर का हमेशा मैंडेट लेके जाती थी कि जी ये लोग खौफ की फिजा पैदा करते हैं। तो ये दोनों फ़र्क पोल्स पे खड़े होते थे। लेकिन आपको इस चीज़ की वजाहत जो है बाकिर साहब, वजाहत वो ये दे रहे हैं कि जी आज की जो मुत्तहिदा है, जो MQM पाकिस्तान है, वो MQM लंदन नहीं है, वो पुरानी MQM नहीं है। और कराची की कार्रवाई के बाद जो अब इंसिडेंटली इतनी ज़्यादा ये आपको नज़र आ रहा है कि जी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के सेंटर में वही कराची की कार्रवाई है। कराची की कार्रवाई के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एक मिलिटेंट एलिमेंट था वो अब कमज़ोर हो गया है, और हम उसी सियासी जमात के साथ नहीं नेगोशिएट कर रहे। ये एक नया दौर है और उससे एक नया पाकिस्तान बनेगा। तो ये जो बयानिया है बाकिर साहब, क्या आपको ज़्यादा तसल्ली बख्श लगता है? आपने ये खुद आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब इलेक्शन से पहले हमने जो पार्टी लीडर्स के इंटरव्यूज़ किए थे उसमें सुना होगा कि जो बुनियादी उनका इख्तलाफ था वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर था, और वो दोनों पार्टीज उससे बहुत आगे जा चुकी हैं। लेकिन जो पीछे की रंजिशें हैं वो बदस्तूर उनको अपना हॉन्ट करती रहेंगी जब वो आगे बढ़ेंगे। MQM की तरफ अगर ये PTI की मजबूरी थी कि वो अपने नंबर्स पूरे करने के लिए उन्होंने लेसर ईवल कह ले, दूसरे अल्फाज में कोई, मैं किसी को ईवल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरों की निस्बत कम बुरे, तो उनको उन्होंने MQM को साथ कोऑप्ट कर लिया। तो उनकी भी MQM की तरफ से मजबूरी थी कि पीपल्स पार्टी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी कि उनको अपने साथ प्रोविंशियल सेटअप में ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे थे और वो फेडरल में किसी कंपटीशन में थी ही नहीं, तो लिहाजा उनके पास कोई एपिटाइट नहीं थी कि MQM को अपने साथ वो लेके चले। लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी और MQM की भी राइवलरी उतनी शिद्दत के साथ जारी है जिस तरह की PTI और MQM की थी। तो मेरा ख्याल में दोनों के लिए मौजूद था कि वो इकट्ठे हो जाए, और इस पर अब उम्मीद यही की जा सकती है कि ये दोनों आगे इस पर अच्छा चलते रहेंगे। और जहाँ तक हम थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लें कि जो मेमोरेंडम इन्होंने किया हुआ है, वो इसलिए मैं फेस सेविंग कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिस तरह वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिंध और पंजाब, आप गौर से पढ़ें, सिंध और पंजाब का वो आइन के मुताबिक नहीं है, और ये दोनों पार्टीज़ का मुश्तरका इंटरेस्ट है कि क्योंकि पंजाब में वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की डोमिनेंस है, तो अगर PTI उनको सपोर्ट करती है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इकट्ठा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, तो अगर उसके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो इनके है। और कराची ऑपरेशन ये मेरे ख्याल में किसी भी सियासी पार्टी के पे स्केल से बहुत ऊपर है, ये खामखा उन्होंने बीच में डाला है। अलबत्ता PTI का साथ होने की वजह से उनको ये भी हेल्प होगी जरूर। आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं तो शायद हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये उनके पे स्केल से ऊपर नहीं है,
शायद हमें हमें उम्मीद है, लेकिन हमें हकीकत पसंदाना भी होना चाहिए कि सिविलियन लीडरशिप की बहुत कम से चलती है जब सिक्योरिटी मैटर्स आते हैं। ये एक हकीकत है, तस्लीम कर लिया बाकिर साहब। लेकिन अगर हम एक और उस पर आ जाएं जो शायद उस तरह कौमी सलामती से ताल्लुक नहीं रखती, ये ज्यादा एक चले आप उसको डोमेस्टिक सलामती कह लें, पुलिस का जो अदारा है, और माजी में सिंध पुलिस एक ऐसा अदारा है जिसपे हर तरफ से बहुत ही संजीदा किस्म की तनकीद हुई है। आपने उनका कन्विक्शन रेट भी देखा हुआ है, आपको ये भी पता है कि सिंध पुलिस में बेतहाशा सियासी भर्तियां होती हैं, आपको ये भी पता है कि जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं वो फिर सियासी प्रेशर में आके फिर बाहर भी आ जाते हैं। सिंध पुलिस का सर, आप जिधर से भी आप शुरू हो, आपको इतना ज़्यादा वक्त लगता है जब आप उस तनकीद की फहरिस्त पे शुरू हो जाते हैं कि इट टेक्स वेरी मैनी डेज। लेकिन इस पे उन्होंने कहा है, इसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पुलिस के इस्लाहात नज़र आए हैं आपको, जो पिछले 5 साल उन्होंने इनैक्ट किए हैं, वो अब सिंध सूबे में किए जाएँ। तो ये मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ बाकिर साहब, जो आपने कहा कि ये फेस सेविंग है, लेकिन जहाँ तक ये बात है, जहाँ तक मेरिट बेस्ड तकर्रियों की बात हो रही है, जहाँ तक ये भी बात हो रही है कि चलें कराची के ऑपरेशन का अगर रिव्यू करना है तो उसके लॉजिस्टिक्स ही किसी तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, एक आसान दायरे इख्तियार में आ जाएंगे, ये जो चीज़ें हैं ये क्या तामीरी इक़दामात नहीं है? जी, तामीरी इकदाम हैं, लेकिन उनसे किसी को इख्तलाफ नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद के लिए उन्होंने प्रपोज किया, कौन उससे इख्तलाफ कर सकता है मेरिट के ऊपर, भर्तियों के ऊपर, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस जिसकी आपने बात की। लेकिन इसमें देखें कि ये उनकी प्रायोरिटी जरूर है एमक्यूएम की, लेकिन क्या पीटीआई इन पे डिलीवर कर सकेगी? जो डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस है, इसमें जो बुनियादी किरदार है वो वहाँ की सूबाई हुकूमत का होगा। जो मरकज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक थोड़ा सा दबाव बढ़ा सकता है कि जी पुश कर सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि जनाब आप इस पे काम करें, लेकिन करना तो उन्होंने है। अगर जो हुकूमती ओहदों पे आपकी अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी मेरिट चाह रहे हैं, वो भी तो पीपल्स पार्टी को अपना करना होगा ना। तो ये चीज़ें सब उन्होंने इसमें डाली हैं, ज़्यादातर ये कागज़ भरने के अलावा। आखिर में क्योंकि हमारा वक्त ज़रा कम हो रहा है, आपने खाला की बात की थी, तो अब ये जो फैसल सब्ज़वारी साहब के बयानात की रोशनी में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्योंकि अपनी ही उस मौक़िफ़ पे डटी हुई है, आपको अब इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है सर? मेरा ख्याल में अभी तो इस साल्वेज कर लेंगे, क्योंकि पीटीआई इस वक्त भी फंसी हुई है, और जैसे मैंने कहा एमक्यूएम के पास भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिफोर वाइंड अप दिस सेगमेंट मैं बताऊं कि इनकी जो दूसरे अलाई हैं पीएमएलक्यू, उसके भी कोई हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने आज पीटीआई की कुछ लोगों से बात की और वहाँ पर भी नाराज़गियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, और पीटीआई के अपने लोग, सरकर्दा लोग हैं जो वो कह रहे थे कि जनाब हमने बहुत बुरी डील की है। वो अपने खुद खदशात का इजहार कर रहे थे कि हमने क्यों किया बाकिर साहब? नहीं, वो ही मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमने परवेज इलाही जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, 5 साल चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वो क्या स्पीकर के ओहदे के लिए ही सारी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसको स्पीकर वहाँ पे दिया। वो उनको खदशा ये है कि वो वहाँ जाके में कोशिश कर रहे थे, तो 20 साल बाद भी फिर से स्पीकर बनना चाहते हैं। तो वही ना कि वो कह रहे हैं कि वो जिस बंदे ने इतनी मतलब हाई ऑफिसेस देखे भी हो तो वो स्पीकर पे सेटल करेगा। उनको ये खदशा है कि पता नहीं किस हद तक वेल ग्राउंडेड है कि वो वहां जाकर पीएमएलएन के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और अल्टीमेटली पीटीआई को ही वहां पर सूबे में अंडरमाइन कर देंगे। ये पीटीआई के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग हो रही है, जो पीएमएलएनक्यू के साथ एग्रीमेंट किया गया। पीएमएलक्यू अभी उनसे फेडरल में भी मिनिस्ट्रीज मांग रही है। चले बाकर साहब, लेकिन वही बात है सर कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, शायद किसी ने तसव्वुर ना किया हो 4-5 साल पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम तरीन इत्तेहादी हैं वो मुस्लिम लीग काफ एक तरफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दूसरी तरफ। अगले हिस्से में बात और उसमें यह भी याद रखें कि जो पीटीआई के अंदर जो प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर लड़ाई जारी है, वो भी इमरान के लिए बहुत जैसे कहते हैं ना मुश्किलात बना रही है। सर एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे, ऐसे नासूर की जो शायद बहुत सारे पाकिस्तानी शहरियों के मुश्किलात में इजाफा कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा सोसाइटल इल जो पैनामा लीक्स के बाद सबसे ज़्यादा खबरों में बना रहा। ये नई हुकूमत क्या कार्रवाई करने को जा रही है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अप्रैल 2016 में पैनामा लीक्स उभर के सामने आया, जिसके बाद से एक कौमी नासूर मनी लॉन्ड्रिंग खबरों का जीनत बना रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी एक
तवील तारीख भी उससे पहले थी। 90 की दहाई में चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें हों, मनी लॉन्ड्रिंग कभी खबरों से ज़्यादा दूर नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी बाकायदा सीनियर अफसरान ने बयान किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम प्रिवेंट करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए, नैब ऑर्डिनेंस 2000 में भी लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस के कवानीन भी पास किए गए थे। लेकिन पैनामा के बाद से ये तमाम चीज़ फिर से रीलिटिगेट हुई। पिछले कुछ दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बुनियादी सतह एंटी करप्शन रहा है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रहा है, वो क्योंकि हुकूमत अब बनाने को जा रहे हैं, तो उनके स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब का ये कहना था मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक। जब बरतानिया के यूएई के जो एम्बेसडर्स चेयरमैन साहब से मिले हैं, उनमें जो एक अहम मौजू जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। और चेयरमैन साहब ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जो ममालिक हैं वो हमारे साथ ताउन करें उन रकूम को पाकिस्तान को वापस लाने में या उन लोगों की निशानदही करने में जो कि बैरून मुल्क अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी उमरा हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी साबिका हुकूमत के हिस्सादारान हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं बाहर, और पाकिस्तान से बाहर जो पैसा है उसको वापस लाना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी दिलचस्पी है उसमें। अच्छा बाकिर साहब, ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे, ये कोई नई बात हम नहीं सुन रहे। इससे पहले भी कानून साजी की गई, इससे पहले भी इस तरह के कवानीन आपने पास किए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पे किसी तरह से क्रैकडाउन हो जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप आलमी सतह पर भी देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग या इस तरह के जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, वाइट कॉलर जुराइम होते हैं जिनमें पेचीदा किस्म के माली ट्रांजैक्शंस ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर क्रैकडाउन करना या उनकी तय तक पहुंचना किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो शायद एक इनोवेटिव तरीका ये अपना रही है कि क्योंकि इंग्लिस्तान में भी, और वो भी पैनामा से हिट हुए थे सर, आपको याद होगा, उसके बाद से वहाँ भी मोमेंटम बढ़ा है कि जो गैर कानूनी एहसासे हैं लोगों के, उन पे भी क्रैकडाउन किया जाए और गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए। तो ये आपको, ये जो पॉलिसी है, ये आपको एक तो कितनी ज़्यादा काबिले अमल नज़र आती है, और जो अगले कुछ दिन है उसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एक बड़े बुनियादी मंशूर के नुक्ते पे इस तरह डटी रहेगी? असद जी, इस तरह से है कि अब ये सारे का सारा ये डिपेंड करता है कि हुकूमत कितनी कमिटमेंट शो करती है इस सारी चीज़ को परसू करने के लिए। अगर हमने पिछले दिनों का 2 दिन पहले की बात है कि नैब ने अप्रूवल दी कि जो दुबई लीक्स जिन्हें कहा जाता है, जिनमें पाकिस्तानी तकरीबन 7000 पाकिस्तानियों के नाम आए थे कि उनका तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपीस वर्थ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 2015 की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो FIA ने हासिल की थी, लेकिन उस पर आज तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकी। अब जाके उन्होंने 3 साल बाद उसको अप्रूव किया है कि जी उसको आगे चलाएं। अब इसमें ऐसा 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो यह है कि आपका प्रॉपर्टी ओन करना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है वहाँ पर कि जी अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने कहीं और प्रॉपर्टी की है, लेकिन मसला तब आता है कि जब आपने वो पैसा थ्रू इलीगल मीन्स, हवाला या हुंडी या कोई और तरीका आपने चैनल बाईपास करके किया। दूसरा, आप जो लीगली जो आप वो करते हैं, अपना एक वायलेशन कमिट करते हैं, वो ये है कि आप हर साल जब इनकम टैक्स के साथ वेल्थ स्टेटमेंट देते हैं, तो जब आप अपने ओवरसीज ओन्ड एसेट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो एक आप लॉ की आप वायलेशन कर रहे हैं अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, और दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 192 और 192A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और जो तीसरी बात है कि आपने जो फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन है वो करनी होती है कि जो कोई आपका कैश के अलावा बाहर में मूवेबल इमूवेबल एसेट है, अपने हर साल गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक की एक रिक्वायरमेंट है, आपने बताना होता है। ये आप नहीं करते तो आप काबिल गिरफ्त होते हैं। अब जबकि बात हो रही है वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस की वर्थ प्रॉपर्टीज़ की दुबई में, इनमें से कुछ तो होंगे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज होंगे जो मुल्क से हिजरत करके जाके वहाँ सेटल हो गए, उन्होंने परचेज कर ली। दूसरा यह है कि कुछ ने रेगुलर प्रोसेस से पैसा भेजा होगा, वो साबित करके बच जाएंगे। कुछ ने अभी एमनेस्टी स्कीम जो फॉरेन एसेट्स पे आई थी उसको अवेल किया होगा, लेकिन
हमारे सामने ये चीज़ आनी चाहिए कि जनाब ये पाकिस्तानीज़ हैं और इन्होंने ये अपना प्रोसीजर्स वायलेट करके शायद अपने काले धन को बाहर लेके गए, क्योंकि वो यहाँ पर उसको साबित नहीं कर सकते थे कि उन्होंने जायज़ तरीके से कमाया। ये सिर्फ यूके का मसला या यूएई का नहीं मसला है। मेरे एक दोस्त हैं, डिप्लोमेट हैं कनाडा में, पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जो फॉरेन जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज़ में से एक जो समझे जाते हैं सबसे बड़ी कम्युनिटी जिसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, कहते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और लोग जो हैं मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से उन्होंने वहाँ पे अपने पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं और उनका क्लाउड पाकिस्तान हुकूमत से ज़्यादा है। वहाँ पर पाकिस्तान हुकूमत या एम्बेसी हाई कमीशन की बात नहीं सुनी जाती बल्कि उनकी सुनी जाती है वहाँ पर। तो ऐसे हालात में जब दूसरी गवर्नमेंट्स आपसे कोऑपरेट ना करे, अब यूएई की मिसाल ले ले कि इनके साथ आपकी एक टैक्सेशन के ऊपर ट्रीटी है जिसके के थ्रू आप उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते देते हैं, लेकिन करप्शन के ऊपर कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो आपको कोऑपरेट नहीं करते। इसी पे बाकी साहब मैं ज़रा ये क्योंकि आपने अभी इसका जिक्र किया था, एक बहुत अहम केस है सर आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा का, और ये जो तमाम आपने अभी नुकात उठाए हैं वो सब इस पे लागू होते हैं। और इसमें भी आपका जो इंसदाद करप्शन एक्ट है 1947 का, उसके कुछ जो सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 5 और सब सेक्शन 2 है, उस पर फारूक नाइक साहब भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो आसिफ जरदारी साहब के बहुत देर से वकील आपको पता रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये तो हम पे लागू होता ही नहीं है क्योंकि ये दोनों अशखास उस तरह पब्लिक सर्वेंट्स नहीं हैं। लेकिन उनको तो मेरे ख्याल में कहना चाहिए था कि ये चूंकि ये अवाम पे लागू होते हैं, अशरफिया पे लागू नहीं होते, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन होती है। यहाँ पे तो कन्फ्यूजन है पब्लिक सर्वेंट की। लेकिन ये बाकिर साहब मैं बस कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने इस तरह की डेफिनेशन दी थी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थी जनाब। फरियाल तालपुर साहिबा का भी ये कहना है कि जी हम तो पब्लिक सर्वेंट्स के दायरे में आते नहीं हैं। शायद उनको पाकिस्तान के खैर ख्वाह ही समझना चाहिए इससे पहले कि कोई इस तरह का कड़ा कानून उन पर लागू किया जाए। लेकिन फूड फॉर थॉट। बस सिर्फ असद इसमें एक पॉइंट है कि जो उसकी टाइमिंग जो ये देखें 2015 का ये भी केस है और वो उसमें उन्होंने उसको डीप फ्रीज में रखा है, अब जाके निकाला है इलेक्शन से पहले, तो यही समझा जाएगा कि उसको शायद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, वरना तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ा स्कैंडल है 35 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बाकिर साहब। उनको ये भी सोचना चाहिए कि 2008 में और 2009 में जब ये ढेर सारे जो केस थे आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, उन सारों में वो बाइज्जत बरी हो गए थे। वो भी टाइमिंग बहुत ही अजीब व गरीब लगी थी लोगों को कि सदर बनते साथ ही आप इन तमाम केसेस में क्विट हो रहे हैं। तो अगर जब आप हुकूमत में नहीं होते या जब प्री पोल रिगिंग की बात हो रही होती है और इस तरह के केस आपके खिलाफ बन रहे होते हैं, तो शायद तब आपको इस तरह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तब आप इसको तशवीशनाक करार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक सिलसिला है सर। आपको फ़ायदा भी पहुँचाता है, आपको नुकसान भी पहुँचाता है। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब पे जब ये पैनामा की कार्रवाई हुई थी तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए था कि 5 जजेस ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेतहाशा केसों में सर बाइज्जत बरी किया हुआ है, 90 की दहाई तक उनको बरी करते रहे हैं। तो ये इस तस्वीर के दोनों रुख शायद देखने होते हैं। अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे आमिर में जो एक वायलेंस की लहर देखने को मिली और जो लड़कियों के मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाफ हमले हुए, उसमें भी अब एक मुल्ज़िम के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पिछले 2 दिन में चिलास इलाके में शिद्दत पसंदों ने 14 लड़कियों के स्कूलों को जलाया और हमला किया, लेकिन उसके बाद से फिर कार्रवाई हुई और स्वीपिंग कार्रवाई हुई जिसपे एक मुल्ज़िम को जाँ भाग भी किया गया। और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने भी एक अहम बयान दिया कि जब भी डैमों की तामीर की बात शुरू होती है तो साथ में साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। ज़रा सुन लेते हैं उन्होंने फरमाया क्या। आप देखिए कि पाकिस्तान के 40 साल तक इस डैम को नहीं बनने दिया गया और जब कोशिश की गई है तो इस पे अब साजिशें हो रही हैं, लेकिन आप हैं मुहाफिज। द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल गेट दिस इम्प्लीमेंटेड। आप लोग हैं जिसने ये डैम को बिल्ट अप कराना है, ये जिंदगी है हमारी। पहली बात कंट्रीब्यूशन, दूसरी बात आपने पैरा देना है। ये डैम हमने बनाना है और इसके खिलाफ जो कोई साजिश है हमें उसे कुचलना है।
बाकी साहब, इससे पहले कि हम चीफ जस्टिस साहब की बात पर आए, मेरे ख्याल से ये दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसको आम तौर पर तस्वर किया जाता है एक बहुत पुरअमन और एक जनरली एक डेवलप्ड पाकिस्तान का इलाका, उसमें जो चिलास है, दयामेर है, ये प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चिलास एक प्रॉब्लम इलाका है, और जिस तरह हमने पिछले शो में भी कहा, ये एक सिलसिला आपको देखने को मिलता है। चाहे वो हमला हो जो गिलगित से पिंडी एक बस राउट थी, उस पर जो हमला हुआ था, जो कोहिस्तान में हमला हुआ था, वो जो तमाम शिद्दत पसंद थे वो चिलास से ताल्लुक़ रखते थे। जो बेस जंपर्स पे हमला हुआ था 2012 में, वो भी सिर ताल्लुक़ रखता था। माजरत से जो बस अटैक्स हुए थे वो 2012 में हुआ था, बट जो बेस जंपिंग में भी हमला हुआ था वो भी जो फ़र्द थे वो ताल्लुक़ रखते थे चिलास से। जो सोशियो इकोनॉमिक भी इंडिकेटर्स हैं, जो लिटरेसी रेट भी है, वो भी बाकी गिलगित बल्तिस्तान से लैग करता है। और ये इसलिए ज़रूरी कहना क्योंकि ये जो सिलसिला ये बहुत देर से चलता आ रहा है, और ये बात बहुत ही तशवीशनाक है कि अब जाके रियासत उसको तवज्जो दे रही है, रियासत उसको तरजीह दे रही है। जब एक दिन ये तमाम स्कूल जलाए गए तो उसके अगले दिन एक और स्कूल जलाया गया, तमाम मीडिया कवरेज के बावजूद, तमाम गमो गुस्से के इजहार के बावजूद। तो एक तो सर ये बात, जो दूसरी बात है वो ये है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें कि जी साजिश हो रही है, साजिश का जो एक बड़ा बुनियादी एलिमेंट होता है बाकर साहब, वो होता है कि डोमेस्टिकली आपकी खुद ही एक ज़मीनी जो हकायक में से शामिल होती हैं, वो एक एहसास महरूमी होती है। और जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करते, उस पर क्रैक डाउन नहीं करते, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुतालिक आप सिचुएशन को दुरुस्त नहीं करते, तो फिर बाहर की कुव्वतें या जो भी पाकिस्तान को नफेरियस अज़ाइम से देखती हैं, वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो नुकात सामने रखने होंगे इससे पहले कि दयामेर पे कोई भी इस तरह की बात की जाए। नहीं असद, आपने बिल्कुल अच्छा एक रिकैप कर दिया। और ये नहीं कि हमारे आम जैसे कहते हैं कि अवाम को जो इतने कनेक्टेड नहीं रहते गिलगित बल्तिस्तान से, उनके यहाँ ये मिसपरसेप्शन पाया जा रहा था, या और उनको नहीं पता था कि एक प्रॉब्लमेटिक एरिया गिलगित बल्तिस्तान में भी है जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म का काफ़ी ज़्यादा मौजूदगी पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये यकीनन एक मुहर्रिक होगा इस सारी जो ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर, कि आपके उस प्लान को सैबोटाइज किया जाए। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक एक्सट्रीमिज़म का एक इशू रहा है। आप प्लीज़ हुकूमत के ऊपर और दूसरों के ऊपर जाके ये उनको कहें और उन पे इसरार करें कि ये जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हैं उनके खिलाफ एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखें और किसी तरह की उनके साथ नरमी ना बरतें। यहाँ ये होता है कि आप इग्नोर कर देते हैं, आप जब ये एक मसला गुजर जाता है आप उसे भूल जाते हैं। ये एक नया सवात इन मेकिंग है कि जहाँ पे जिस तरह सवात में भी शुरू हुआ था कि स्कूलों में जाके पहले तबाह कर देते थे, फिर मलाला पे अटैक हुआ था। ये तो हमने बहुत ही स्पेक्टेकुलर दहशतगर्द हमलों की बातें की हैं, लेकिन ये जो स्कूल्स का इशू है और स्कूल्स को जलाने का इशू है, 2004 में यही गिलगित बाल्तिस्तान में 6 स्कूल जलाए गए थे, 2011 में भी टारगेट किए गए थे, 2015 में भी टारगेट किए गए थे। तो ये ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ना कि पीछे होते हैं लेकिन उसको उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई थी। अभी भी वहां पर एक पुलिस ऑपरेशन हो रहा है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है। ये 2-3 दिन में सिर्फ 32 के करीब वो पकड़े गए हैं एक्सट्रीमिस्ट। और ज्यादातर लोग, मैंने आज पता किया वहां के जो हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है वो पहाड़ों के ऊपर बैठा हुआ है। और आज भी जज की गाड़ी पे फायरिंग हुई है, जो कि एक पुलिस वाले शहीद हो गए थे कल इस सर्च ऑपरेशन के दौरान। तो उनके जनाजे के लिए जा रहे थे तो उन पे वहाँ से फायरिंग की, क्योंकि वो माउंटेन टॉप पे बैठे होते हैं, उनका आसान होता है कि नीचे वाली ट्रैफिक को ब्लॉक करना। अगर आप वहाँ से जो होते हैं बोल्डर्स ही नीचे गिरा दें तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, फायरिंग कर देते हैं। तो एक हमें वहाँ पर एक कंटिन्यूड पॉलिसी चाहिए, सिर्फ दयामेर में नहीं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान में आपको टेररिज्म या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी नजर आती है उन पे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, वरना इस तरह के वाकयात बारहा होते रहेंगे। लेंगे इसी नुक्ते पे और कानून साजी और हुकूमत साजी से हट के उस ऐसे शख्स की बात करेंगे जो कानून साजी में भी और हुकूमत साजी में भी एक अहम किरदार अदा करते थे, लेकिन अगले कुछ दिनों में शायद बैकफुट पे नजर आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे हम उस अहम तरीन कानून साज की जिन्होंने पाकिस्तान
कि तपते हुए सहराओं की दिफा की, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का परचम लहराया और हमेशा से कश्मीर का नाम बुलंद रखा आलमी सतह पर। बात करेंगे JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो अब मिनिस्टर्स ऑनक्लेव से शायद दूर पाए जाएंगे। खारजा कमेटी के जो चेयरमैन का उन्होंने ओहदा संभाला था, वो एक दो दहाई पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ इत्तेहादी होते हुए फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरमैनशिप उनको सौंप दी गई। और जो ये अहम पार्लिमानी कमेटीज़ होती हैं, बाकर साहब आप जानते हैं सर, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इनका जो स्टेटस होता है, मनसब होता है, वो वफाकी वज़ीर के बराबर होता है। और जब वफाकी वज़ीर के बराबर होता है तो उसके साथ कुछ आपको पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, और वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप रियासत के इतने अहम तरीन काम कर रहे होते हैं। तो जब इतना खून पसीना की बात होती है सर, तो इस तरह के आपको फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। लेकिन फजलुर रहमान साहब का एग्जैक्टली क्या किरदार था हमारी खारजा पॉलिसी को भी तब्दील करने में और हमारी कश्मीर पॉलिसी में भी बेहतरी लाने, जो आसिफ जरदारी साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी और शहीद मोहतरमा भी तमाम लीडरान आपके मुत्तफिक थे कि उनको इन तमाम उहदों पर फाइज करें, उनका उसका इम्पैक्ट क्या था सर पता नहीं बाकर साहब। लेकिन आपकी भी मुझे राय लगती यही है कि फजलुर रहमान साहब हमारे लिए एक जगमगाते हुए सितारे रहे हैं। जी अरशद साहब, आपने जो स्टेटस की बात की कि फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस एक कमेटी के जो हेड को वो दिया जाता है, ये कश्मीर कमेटी वाहिद कमेटी है जिसके सरबराह को फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस मिलता है। उस मराहत के लिहाज से वो इसलिए होता है कि ताकि जब दुनिया में ये कश्मीर कॉज का परचम बुलंद करने जाएं तो इनको प्रोटोकॉल उसी तरह से मिले। अब ये ज्यूरी आपके सामने है, जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में कि ज्यूरी इज आउट, कि उन्होंने किस हद तक डिलीवर किया मैं नहीं कमेंट करना चाहता, मेरे खिलाफ आप कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक द ज्यूरी इज इन और वर्डिक्ट भी आ गया है, फैसला भी सुना दिया गया है। और अगर आपको इससे ज़्यादा वो करना चाहिए था तो सर वो जो पॉलिसी भी थी इनकी कि आप हर जगह स्पेशल एनवॉयज भेजें दुनिया के 4 कोनों ताकि वो कश्मीर का परचम इस तरह लहराएं। तो उसमें कुछ आपके अशखास थे जो ये भी नहीं जानते थे कि मकबूजा कश्मीर की वज़ीर आला का नाम क्या था। उन्होंने ये बंगला छोड़ा होगा तो बड़ी कैश 22 की सिचुएशन होगी कि 22 नंबर बंगला छोड़ते हुए कैश 22 की सिचुएशन मेरी शायद APC कामयाब हो जाए, APC मेरी कामयाब हो जाए तो खामखा ये जो होता है ना ये इसकी अपना सामान लेके जाने की ये जो है तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन एक चीज़ उनकी मौलाना साहब की एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है सर, बिफोर वाइंड अप मैं आपको हैंड ओवर करूँ, कि उन्होंने ये कहा जा रहा है कि अपने तमाम ड्यूज क्लियर किए। बहुत से पॉलिटिशियंस का कई साल के बाद तक ये किस्सा चलता रहता है कि जी उन्होंने अपने ड्यूज नहीं क्लियर किए। बहुत अच्छी बात है। बल्कि बाकर साहब मैं तो ये कहूँगा आप तो फिर भी ड्यूज की बात है कि इस डिस्कशन को महदूद रख रहे हैं। ये एक स्याह दिन है पाकिस्तान के लिए और उनके जो इतने ज्यादा अहम पाकिस्तान के लिए जो ना सिर्फ कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए तो नहीं, लेकिन जो वो मिनिस्टर्स एनक्लेव के लिए स्याह देना है। सर आप एंड में आ गए, बहुत पुराना बात छोड़ के जा रहा है सर। मैं कह रहा हूँ इतनी अहम सर्विसेज के नतीजे में उनको ये पूरा घर दे देना चाहिए था। बाहर की रियासतें ये हमेशा करती हैं, ऐसे हीरोज को नवाजती हैं, लेकिन जब बाकर सज्जाद साहब जैसे इस तरह तज्जियाकार होंगे सर तो फिर तनकीद भी होती है और बड़ी गलत किस्म की तनकीद होती है। खैर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकर साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।